हेलो डियर व्यूवर्स। पिछला चैप्टर जो था आवर चेंजिंग अर्थ वो था लिथोस्फेयर के बारे में, और ये जो चैप्टर है एयर ये है एटमॉस्फेयर के बारे में। इसकी जो हाइलाइट्स हैं यानी इस चैप्टर में हमें जो बेसिकली पढ़ना है वो है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का संगठन, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर वायुमंडल की संरचना, वेदर एंड क्लाइमेट यानी मौसम और जलवायु, टेम्परेचर तापमान, एयर प्रेशर वायुदाब, विंड्स एंड टाइप्स हवा और उनके प्रकार, और मॉइस्चर यानी आर्द्रता। ये सब मिला के चैप्टर पूरा बना है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो एयर जो है, एयर बनी हुई है कुछ गैसेस से, कुछ डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर से। और एटमॉस्फेयर क्या होता है, यही जो एयर है जो हमारे अर्थ को सराउंड करती है। तो एयर की जो लेयर है यानी हवा की जो परत है उसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। जो एटमॉस्फेयर है यानी वायुमंडल है, इसकी अगर हम इम्पोर्टेंस पे बात करें तो आप ये जानिए कि इसी की वजह से हमारे अर्थ पर लाइफ है, या ऐसे समझिए कि अर्थ पे जो जीवन है उसके जो भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं उसमें से एक एटमॉस्फेयर भी है। एटमॉस्फेयर से हमें ऑक्सीजन मिलती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज़ को मिलती है जिससे वो सांस लेते हैं, उनका जो न्यूट्रिशन होता है उसके लिए जो नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है वो वहाँ पर है। जो यहाँ पे टेम्परेचर को रेगुलेट करती है वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। इसके अलावा जो इसमें वाटर वेपर है जो जिससे कि बादल बनते हैं, बारिश होती है, मौसम और जलवायु प्रभावित होते हैं जिससे, यानी वही उसका मेन फैक्टर ही है, तो वो भी एटमॉस्फेयर का एक हिस्सा है। अगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर ना होता तो क्या होता, पहली बात तो जो जीवन है वो नहीं होता। फिर अगर ये देखें कि यहाँ के टेम्परेचर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता, तो हम यहाँ पे इसका कंपेरिजन मून से कर सकते हैं। वहाँ पर क्या है, टेम्परेचर नहीं है, इसकी वजह से दिन के समय पे सीधी डायरेक्ट सनरेज पड़ती है, वहाँ का टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। आप ऐसे समझ लो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में, और टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री के ऊपर, 150 डिग्री के ऊपर, लगभग 173 तक। और रात में वही टेम्परेचर इतना माइनस में जाता है कि 170 डिग्री माइनस में वही चला जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है और उसके नीचे माइनस में इतना जाता है। क्यों? क्योंकि खाली वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। तो यही कंडीशन अर्थ पर होती है अगर एटमॉस्फेयर ना होता। तो आई थिंक आप लोगों ने एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंस समझा होगा। तो अब सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं, और हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन का मतलब इसकी किस किन चीज़ों से ये बना हुआ है। तो अभी हमने थोड़ी सी इस पर बात भी की थी कि गैसेस से बना हुआ है, कुछ गैसेस हैं, देन कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं यानी धूल कण छोटे छोटे, वाटर वेपर अलग से इसको मैंने लिख दिया है लेकिन ये भी एक ही गैस ही है, इसको गैस में ही रखा जा सकता है। तो इन चीज़ों का हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। अब गैसेज में कौन कौन सी गैसेज हैं, बेसिकली हमारी नाइट्रोजन गैस है 78%, ऑक्सीजन है 21%। अब ये दोनों मिला के 99% हो जाएंगे। जो 1% बचा उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन, इस तरीके की बहुत सारी इनर्ट गैसेस भी पाई जाती हैं और इनका अपना इम्पॉर्टेंस है। अगर इम्पॉर्टेंस पे आए तो नाइट्रोजन जो है ये ट्रीज या प्लांट्स के न्यूट्रिशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसके बारे में भी जान लीजिए कि नाइट्रोजन जो है ये एटमॉस्फेयर में फ्री पाई जाती है और प्लांट्स डायरेक्ट नाइट्रोजन जो है डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाते हैं। तो इनकी रूट्स में जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं तो वो उसका फिक्सेशन करते हैं पहले ग्राउंड में, और फिर ग्राउंड से वो जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन आपको पता ही है कि हम लोगों के सांस लेने के लिए हम लोगों की लाइफ गैस है, ब्रीदिंग गैस है। इसके अलावा जो कंबशन होता है यानी एक ज्वलनशील गैस है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं जलेगी। देन बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड पे। तो प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे हीट का रेगुलेशन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। ये एक ग्रीन हाउस गैसेस भी है। इसका काम ये होता है कि सूरज से आने वाली जो रोशनी होती है वो ये धरती पर आने देती है, लेकिन इतनी जल्दी उसको वापस नहीं जाने देती, जिससे यहाँ पर एक टेम्परेचर सामान्य सा तापमान हमेशा बना रहता है। अर्थ एक कोल्ड प्लैनेट नहीं हो जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपने एक लिमिटेड अमाउंट में है, बैलेंस्ड
स्टेज में जब तक है तभी तक बेनिफिशियल है। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए तो आपको पता है कि ये टॉक्सिक गैस भी है, जहरीली गैस भी है। इसके अलावा ये गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि पूरी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाना। आपने देखा ये भी कि ये हीट को ट्रैप करती है। अब अगर इसकी लेयर मोटी हो जाए तो ज़्यादा हीट को ट्रैप करेगी और टेम्परेचर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे और जो वाटर लेवल है सी और ओशियन का वो राइज़ होगा, और फिर जो कोस्टल एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, रहने वाले इलाके हैं, वो पानी में डूब जाएंगे। इसके अलावा भी क्लाइमेट चेंज जो है इसके रिजल्ट में होगा। तो ये है इसके बैलेंस और ना बैलेंस होने के रीजन। अब जैसे ये बैलेंस्ड किस तरीके से है, ह्यूमन जो है वो उस ऑक्सीजन निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, ऑक्सीजन यूज़ करता है। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, तो दोनों एक दूसरे का बैलेंस बना लेते हैं। बट इसको बैलेंस बिगड़ता कैसे है, जैसे ह्यूमन है, इंडस्ट्री से वहाँ से धुआं वगैरह निकलता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, व्हीकल्स चलाता है वहाँ से उसमें से निकलता है। तो अब उसको प्लांट्स कंज्यूम भी कर पाएँ तो लेकिन वो प्लांट्स को काट देता है, तो यानी एक्सर्ट उसको ज़्यादा कर रहा है और उसको जो प्लांट्स कंज्यूम कर सकते हैं उनको प्लांट्स को वो काट दे रहा है। तो इस तरीके से वो बैलेंस बिगाड़ रहा है, जो कि बाद में ये खतरा है, बैलेंस नहीं बिगाड़ना चाहिए। तो ये हम लोगों ने देखा कंपोजिशन ऑफ दी एटमॉस्फेयर के बारे में। चलिए इन दो चीज़ों के बारे में भी जान लेते हैं कि इनका क्या रोल है। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो जो है जब रेनफॉल होती है, यानी जो क्लाउड्स बनते हैं, तो उसमें इन डस्ट पार्टिकल का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। वो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो एक मैग्नेट जैसा वर्क करते हैं, जिसमें वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो जाके उसमें चिपक जाती हैं और फिर वो हैवी होकर के नीचे वो वाटर ड्रॉप गिर जाती है। और वाटर वेपर तो आप जानते ही हो कि बारिश वगैरह के लिए यही सब इम्पॉर्टेंट है। ये बारिश तो यही होती है ना, वाटर वेपर का ही बारिश होती है। और इसके अलावा ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में वाटर वेपर का भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर की संरचना कैसी है। तो एटमॉस्फेयर को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसकी करेक्टरिस्टिक के बेस पे, और ये पार्ट जो है वो हॉरिजेंटली है। सबसे पहले जैसे ये हमारा अर्थ का सरफेस है, तो अर्थ के सरफेस से 13 किलोमीटर की एवरेज हाइट पे जो है वो हमारा पाया जाता है ट्रोपोस्फेयर। इसको हिंदी में बोलेंगे क्षोभ मंडल। अब हमने बताया कि एवरेज हाइट है। एवरेज हाइट का मतलब ये देखो, इक्वेटर पे जो है वो इसकी हाइट कुछ ज़्यादा पाई जाएगी और जो पोलर रीजन है यानी ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पे इनकी हाइट कुछ कम होगी। तो जब एवरेज निकाला जाएगा तो 13 किलोमीटर आएगा। अब इसकी खास बात क्या होती है, यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस होता है, यानी जो वातावरणीय हलचल होती है, जैसे कि लाइटनिंग यानी बिजली का चमकना, बादल बनना, बारिश होना, हवा चलना, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, ट्रोपोस्फेयर में होती है। और इसकी खास बात है कि ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है। इसके बाद में फिर आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। इसको हम बोलते हैं हिंदी में समताप मंडल। इसकी जो हाइट होती है वो होती है 50 किलोमीटर तक। कितनी होती है, 50 किलोमीटर तक होती है। यहाँ पे जैसे इसका नाम है समताप मंडल, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो एक जैसा होता है। यहाँ पे आपने देखा था कि जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, बट यहाँ पर आके टेम्परेचर समान होता है। और जो भी टर्बुलेंस होती थी, यानी ओला, बिजली, पानी, बादल, ये कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है, ये शांत क्षेत्र है। तो इसीलिए जो एयरप्लेन वगैरह हैं ये इसी जोन में आकर के फ्लाई करते हैं। ठीक है, एयरप्लेन कहाँ पे फ्लाई करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में आके। इसके अलावा इसकी खास बात है कि इसी लेयर में आपकी पाई जाती है ओजोन। आपको पता है कि ओजोन जो है वो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को, जो यहाँ पे प्लांट्स और ह्यूमंस के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, उनको वो क्या करती है, रोक लेती है। तो ये ओजोन इसी स्ट्रेटोस्फेयर पाई जाती है। इसके बाद में आपका आता है मेसोस्फेयर। मेसो का मतलब होता है मिडिल में, मध्य मंडल इसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या ये पाया जाता है 80 किलोमीटर तक। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर आप जैसे ऊपर की तरफ आप जाते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर फिर से एक बार राइज होना शुरू हो जाता है।
इसकी खास बात है कि यहाँ पे जो आपके मीटियोराइट्स होते हैं वो आकर के फ्रिक्शन की वजह से बर्न हो जाते हैं। 6th क्लास में आपने पढ़ा था मीटियोराइट्स के बारे में। और जो बर्न नहीं हो पाते हैं वही बाद में आके अर्थ पर गिर जाते हैं, जहाँ पे जान माल का नुकसान करते हैं। मेसोस्फीयर के बाद में उस ऊपर आपका है थर्मोस्फीयर या आयोनोस्फीयर, इसको बोलते हैं आयन मंडल। आयन मंडल इसकी हाइट जो है वो 400 किलोमीटर तक है। जैसे इसका नाम है आयोनोस्फीयर, सन से आने वाली जो रेस होती है वो यहाँ पे आके आयोनाइज्ड हो जाती है, यानी वो प्लस माइनस चार्ज में वो कन्वर्ट हो जाती है। और इसकी खास बात यह है कि जो रेडियो वेव्स होती हैं वो यहीं से आकर के क्या होती हैं, रिटर्न होती हैं। तो रेडियो वेव्स रेडियो ट्रांसमिशन के लिए यही जो लेयर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसके बाद में जो इसके ऊपर जो आता है उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्फेयर। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है, बाहरी। तो इसके बाद में सबसे अपर वाला जो शुरू होता है उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्फेयर। एग्जॉस्फेयर यानी बहिर्मंडल। यहाँ पे जो गैसेज हैं वो बहुत ज़्यादा रेरिफाइड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा विरल हो जाती हैं, और इसके ऊपर दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ का जो है एटमॉस्फेयर शुरू हो जाता है। बहुत हल्की गैसेज यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम पाई जाती है। यहाँ से चीज़ और जान लीजिए कि जो हैवी गैसेज हैं वही सरफेस पे नीचे की तरफ पाई जाएंगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो गैसेज रेरिफाइड होंगी, यानी काफ़ी विरल होंगी, और हल्की गैसेज वहाँ ऊपर मिलेंगी। जैसे वाटर वेपर जो है वो सरफेस के ज़्यादा पास में ही पाया जाता है। ऑक्सीजन का भी यही हाल है। तो ये हमारा क्या हो गया, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन हो गया। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो वो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट थिंग है इसके बाद में हमारा वेदर एंड क्लाइमेट। तो इसको बहुत ही आसान एग्जांपल से बताया जा सकता है। जैसे आप डे टाइम में क्या करते हो, कभी कहते हो उफ कितनी गर्मी है, फिर चलो मौसम ठीक है, बारिश हो रही है। ये सब आप घंटे घंटे भर में इस तरह करते हो, क्योंकि घंटे घंटे भर में इस तरीके चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके के जो चेंज होते हैं डे टू डे, आवर बाय आवर, तो ये सब चेंजेस किसके हैं, वेदर के। इसको हम वेदर कहते हैं। बट अगर ये हैबिचुअल हो जाए, ठीक है, यानी जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है उनको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। आप इसको अपनी लाइफ से समझ सकते हो। जैसे कोई बंदा है और वो कोई एक दो हरकत ऐसे करता है, तो हम ये नहीं मानते कि उसकी आदत में ये शुमार है, बट वो ऐसी हरकत वो आदतन करने लगता है, तब फिर हम मान लेते हैं उसकी हैबिट है। तो कोई एक हरकत करना और फिर वो उसकी हैबिट होना, इसी तरीके से वेदर और क्लाइमेट आप समझ सकते हो। हाँ, वेदर और क्लाइमेट इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं, यानी एलिमेंट्स का आप ऐसे समझ लो जैसे एक चेयर होती है, तो चेयर उसके पाए अलग होते हैं, उसका पटरा अलग होता है, बैक साइड अलग होता है, उसको सब अलग अलग कर दो, चेयर कुछ नहीं बचेगी। यानी कई सारे एलिमेंट्स को मिलकर के चेयर बनी होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो वेदर और क्लाइमेट दोनों के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, और ये जो चीज़ें दी हुई हैं ना, ये इसके एलिमेंट्स ही हैं। टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड एंड टाइप्स और मॉइस्चर, ये सब वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट ही है। यानी इसी में जो चेंज होता है वही वेदर एंड क्लाइमेट का चेंज होता है। वेदर और क्लाइमेट इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। तो हम जो है अब इन चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात है कि टेम्परेचर क्या होता है। तो हम कितनी ज़्यादा गर्मी फील कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा ठंडी फील कर रहे हैं, ये चीज़ क्या है, ये टेम्परेचर है। किसी जगह पे फील किया जाने वाला टेम्परेचर वहाँ के वातावरण का यानी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर डिपेंड करता है सन से मिलने वाली अर्थ को एनर्जी पे, और सन से जो अर्थ को एनर्जी मिलती है उसको हम बोलते हैं इंसोलेशन। यानी टोटल टेम्परेचर जो सन से अर्थ को मिलता है उसको हम कहते हैं इंसोलेशन, हिंदी में बोलेंगे सूर्यातप। अब आपको ये पता है कि सूर्यातप जो अर्थ को मिलता है वो सब जगह पे बराबर नहीं होता है। जैसे इक्वेटर पे ज़्यादा टाइम तक ओवरहेड होता है तो यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है। अब 23.5 डिग्री नॉर्थ में टैपिक आप कैंसर पे और कैप्रिकॉर्न पे अगर बात कर लोगे तो यहाँ तक सन जो है वो वर्टिकल होता है। इसके बाद में सन की खाली स्लैंटिंग रेज जो होती है, तिरछी किरणें वो जाती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इधर से जैसे आप ऊपर को जाओगे या नीचे की तरफ, यानी चाहे नॉर्थ में जाओगे या साउथ की तरफ जाओगे, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, घटता जाएगा।
इसके अलावा ये कैसा हो गया, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्षैतिज वितरण हो गया। इसके अलावा अगर आप सरफेस से ऊपर की तरफ जाओ, यानी एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाओ, तो भी क्या होता है, आपने देखा था कि क्षोभ मंडल में क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर हमारा कम होता जाता है, आपने देखा था ना। तो इस तरीके से टेम्परेचर जो होता है वो प्लेस टू प्लेस वेराई करता है, हॉरिजॉन्टली भी वेराई करता है और वर्टिकली भी वेराई करता है। इसके अलावा भी ये वेराई करता है लैंड सरफेस पे, यानी किस तरीके लैंड सरफेस है, अगर कोई लैंड बॉडी है और कोई वाटर बॉडी है तो उसकी हीटिंग नेचर की वजह से टेम्परेचर वेराई करेगा। वाटर क्या होता है, देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। इसका रीज़न ये है कि वाटर की मोटी लेयर गर्म होती है और ठंडी होती है, बट लैंड का क्या है, इसकी एक पतली लेयर गर्म और ठंडी होती है। तो किसी एक टाइम पे जब आप वाटर और लैंड दोनों को देखोगे तो अगर लैंड हीट होगा तो उस टाइम वाटर आपको कोल्ड मिलेगा, अगर लैंड कोल्ड होगा तो उस टाइम पे वाटर आपको हॉट मिलेगा। तो ये डिफरेंट हीटिंग नेचर की वजह से है। लैंड भी जो है तो जो अलग अलग चीज़, जैसे कंक्रीट जो है, कंक्रीट, सैंड, ये सब क्या होते हैं, ये बहुत जल्दी गर्म और ठंडे होते हैं। बट अगर कोई एलुवियल सॉइल है तो एलुवियल सॉइल का क्या होगा, ये देर में गर्म और देर में ठंडी होगी कंपेरेटिवली तो कंक्रीट एंड सैंड। तो इस तरीके से जो रॉक्स का नेचर है, जो लैंड का नेचर है, हीटिंग नेचर, ये सब भी डिपेंड करते हैं किसी प्लेस का टेम्परेचर कैसा है। और ये टेम्परेचर आपको पता ही है कि ये एलिमेंट है वेदर और क्लाइमेट का, तो ये कहीं ना कहीं जाके डिटरमाइन करता है उस वेदर और क्लाइमेट को। नेक्स्ट चीज़ है हमारा एयर प्रेशर। देखो एयर हल्की तो होती है बट इसका कुछ ना कुछ वेट तो होता है, तो ये जो वेट किसी भी जगह पे जो है एक्सर्ट करती है वो क्या होता है, उस जगह का एयर प्रेशर होता है। जो सी लेवल होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर पाया जाता है। एयर प्रेशर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वायुदाब बोलते हैं। टेम्परेचर को नापते हैं थर्मामीटर से, एयर प्रेशर को नापते हैं बैरोमीटर से यानी वायुदाब से। तो एयर प्रेशर इसका वेट होता है, हम लोगों पर भी इसका लोड होता है, लेकिन जैसे हमारी बॉडी से भी जो है प्रेशर क्रिएट होता है तो प्रेशर एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं और हमको इस चीज़ का ज़्यादा आभास नहीं होने पाता है। इसका एक और भी रीज़न है कि हम लोग इस चीज़ से एडॉप्टेड हैं। टेम्परेचर की तरह एयर प्रेशर भी जो है वो भी प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। देखो आप इसका रिलेशन भी जान लो, टेम्परेचर और एयर प्रेशर में रिलेशन क्या होता है, इनका रिलेशन इनवर्स होता है, उल्टा। यानी अगर टेम्परेचर कहीं का ज़्यादा होगा तो वहाँ का एयर प्रेशर कम होगा, और ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, अगर टेम्परेचर कम है तो एयर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हवा ठंडी है तो वो भारी होगी, हैवी होगी और वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी। अगर हवा गर्म है तो हल्की होगी और वो क्या करेगी, कम प्रेशर क्रिएट करेगी। तो टेम्परेचर के साथ में इसका एक चीज़ ऐसे जान सकते हो। दूसरा, जब हम ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो हल्की गैसेस पाई जाती हैं और वो रेयरिफाइड होती हैं, यानी विरल होती हैं, घनी सघन नहीं होती हैं, उसका अपोजिट विरल होती हैं। तो ये चीज़ जो है, अगर आप कभी माउंटेन रीजन में गए होंगे, वरना आपके घर के बड़े लोग गए होंगे तो आप उनसे पूछ के जान सकते हो, या किताबों में आपने पढ़ा होगा कि जैसे हम जो है माउंटेन रीजन पे इस जगह जाते हैं तो ऊपर हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। तो ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि वहाँ पे जो गैसेज होती हैं वो रेयरिफाइड हो जाती हैं। तो अब इसी एयर प्रेशर जो है, तो एयर प्रेशर का जो डिफरेंस होता है ना, यही क्रिएट करता है आपकी विंड। अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना आप ये जान लीजिए कि एयर और विंड ये दो अलग चीज़ें, दोनों में डिफरेंस होता है। एयर जो सब जगह पे है, जैसे इस समय हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ कोई हवा नहीं चल रही है, लेकिन एयर तो है यहाँ पे, और जब एयर मोमेंटम में होती है तब उसको हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। तो एयर मोमेंटम किसकी वजह से होता है, जो एयर प्रेशर में डिफरेंस होता है, यानी इसमें जो अंतर होता है उसी की वजह से होता गया। जैसे कहीं पे हाई प्रेशर हो गया और कहीं पे लो प्रेशर है तो विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने लगती हैं। अब प्रेशर क्यों हाई प्रेशर लो प्रेशर होता है, इसमें वेरिएशन क्यों आते हैं, टेम्परेचर की वजह से आते हैं। अगर किसी जगह टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पे लो प्रेशर होगा और टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। ये अभी हमने बताया ही था कि इसमें जो है इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये तो बात आ गई विंड्स पे। तो आपको ये चीज़ पता चली होगी कि विंड्स क्यों चलती हैं और कैसे चलती हैं। अब विंड्स के टाइप्स पे आते हैं। तो विंड्स होती हैं 3 टाइप की। एक होती है परमानेंट, यानी जो सालों साल एक जैसी चलती हैं, इनको प्लैनेटरी विंड भी कहते हैं, क्योंकि ये धरती जो हमारी है, जो पृथ्वी है, उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो गतियां हैं, उसकी वजह से ये चलती हैं और ये हमेशा एक जैसी होती हैं, तो उसकी वजह से चलती है, इसलिए इनको प्लैनेटरी विंड भी बोलते हैं। प्लैनेट है ना, तो प्लैनेट से प्लैनेटरी इनको बोलते हैं। दूसरा टाइप है पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब जो पीरियड के हिसाब से चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे मानसून की विंड हो गई, 6 मंथ चलती हैं लैंड टू सी और 6 मंथ चलती हैं सी टू लैंड।
और इसके अलावा होती है लोकल विंड्स जो स्थान विशेष पे पाई जाती हैं, जैसे आपने पढ़ा था लू। तो लू केवल इंडिया में ही, और वो भी जो उत्तर प्रदेश का जो रीजन है इधर का, तो उन्हीं जगह पे चलती है, ठीक है। बाकी और इसके अलावा भी जैसे मैंगो शावर है, चेरी ब्लॉसम है, इस तरीके के नाम है। तो ये अलग पर्टिकुलर प्लेसेस के हैं। ये विंड्स सब जगह एक जैसी नहीं होती है, सब जगह नहीं चलती हैं। तो ये हो गया हमारा विंड्स के टाइप्स का। अब ये आपके सामने जो डायग्राम है यहाँ पे देखो, ये सारी विंड्स जो हैं ये आपकी परमानेंट विंड्स हैं। तो प्रेशर बेल्ट दिया हुआ है, विंड सिस्टम दिया हुआ है। आप यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, जो हायर क्लासेज जब होंगी तो ये पूरा आपको बताया जाएगा कि कैसे ये प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट होती हैं और किस तरीके से ये विंड्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं। तो देखो, सबसे पहले इक्वेटर पे आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बनता है और इसके दोनों तरफ जो है ट्रेड विंड्स हैं। ऊपर वाली नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और नीचे वाली साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं। इसके बाद में फिर प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर दोनों तरफ, नॉर्थ में नॉर्थ वाली हो जाएगी, साउथ में साउथ वाली हो जाएगी। और उसके बाद जो विंड्स चलती है वो है आपकी वेस्टर्लीज। और फिर इसके बाद में जो प्रेशर बेल्ट बनती है दैट इज सब पोलर लो प्रेशर, और उसके ऊपर जो विंड्स चलती हैं वो पोलर विंड्स हैं। नॉर्थ में नॉर्थ पोलर ईस्टर्लीज और साउथ में साउथ पोलर ईस्टर्लीज। तो अगर आप देखो तो विंड्स ये कितनी तरीके की, 3 तरीके की। आपकी एक ट्रेड विंड्स हैं, दूसरी आपकी वेस्टर्लीज हैं और तीसरी आपकी पोलर विंड्स हैं। तो ये विंड्स की टाइप हो गई। अब आपका लास्ट टॉपिक बचता है जो है मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है? हवा में जो नमी होती है, ठीक है। और हवा में नमी कैसे आती है? जो वाटर बॉडीज़ हैं, तो जब वहाँ पे इवेपोरेशन होता है यानी वाष्पन होता है गर्मी की वजह से, तो वो भाप जो होती है वो आकर के हवा में मिक्स हो जाती है और वो उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ाती है। अब जैसे हवा जितनी ज़्यादा गर्म होगी तो उसमें क्या होगा, मॉइस्चर को कैप्चर करने की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। हवा में जब जितना ज़्यादा मॉइस्चर होता है उस हवा को कहते हैं उतनी ज़्यादा ह्यूमिड है। जिस दिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है उस दिन क्या होता है, हमारा पसीना जो है वो नहीं सूख रहा होता, नहीं स्वेटिंग जो होती है, कपड़े नहीं सूख रहे होते हैं और फिर अजीब सा हम लोगों को महसूस होता है। ये आपको बारिश के ठीक पहले इस तरीके का महसूस होता होगा। होता क्या है, जब एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होती है और फिर एयर ऊपर की तरफ राइज करती है तो आपको पता ही है कि ऊपर जब हम राइज करते हैं टेम्परेचर क्या होता है, ऊपर कम हो जाता है। तो जो टेम्परेचर कम होता है तो ये जो वेपर होती है यानी जो भाप होती है ये ऊपर जाके फिर से ठंडी होती है और ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट में यानी वाटर ड्रॉप में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्ट होकर के फिर ये अर्थ पे नीचे गिरती है, जिसको हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन एक समझ लीजिए एक बड़ा वर्ड है जिसका एक टाइप है रेनफॉल, यानी जो पानी की बारिश होती है उसको रेनफॉल कहते हैं। प्रिसिपिटेशन के और टाइप है, अगर बर्फ की बारिश हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, स्नोफॉल कहते हैं। इस मॉइस्चर का ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होना कहलाता है कंडेंसेशन, यानी वो कंडेंस होती हैं। तो कंडेंसेशन से ही आपके बनते हैं क्लाउड। कंडेंसेशन के और भी फॉर्म है, जो आपकी ड्यू बनती है वो भी कंडेंसेशन से बनती है। फ्रॉस्ट कंडेंसेशन है, फॉग ये कंडेंसेशन है। तो ये सब कंडेंसेशन से बनते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और भी है, जैसे जो जेट प्लेन होती हैं, एयरक्राफ्ट्स होती हैं, जब स्काई में ऊपर उड़ती है तो उनके पीछे एक व्हाइट कलर की ट्रेल बन जाती है, सफ़ेद सफ़ेद उनकी पूंछ जैसा पीछे दिखता है, जो उनका धुआं छूटता है। तो होता क्या है, वहाँ पे इतनी ठंडी होती है कि जो उनके धुएं में जो भी मॉइस्चर होता है वो वहाँ पे कंडेंस हो जाता है। अब चूँकि वहाँ पे एयर की टर्बुलेंस तो होती नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो सफ़ेद सफ़ेद पूंछ जैसा वो पीछे उसके दिखाई पड़ता है हमेशा। तो ये चैप्टर बस इसमें इतना ही है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स से सब्सक्राइब कराइए, लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा, यहाँ पे हमारी सोशल साइट्स की बहुत सारी लिंक है, जहाँ पे आप जाके हमसे और कनेक्ट हो सकते हैं, कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।